रूपाली 14 साल की थी जब उसकी दीदी बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है। माँ बाप ने बच्चे के खातिर रूपाली की शादी जीजा से करवाने का फैसला कर लिया, लेकिन रूपाली को अपनी जीजा से बहुत डर लगता था क्योंकि वो एक बहुत ही हट्टे कट्टे शरीर वाला व्यक्ति था और ये एक 14 साल की नाजुक लड़की थी और इसके मना करने के बावजूद भी इसकी शादी जो है वो जीजा से करवा दी गई। सुहाग रात पर जब वो उसके करीब आया तो वो डर गई, तो जीजा कहता है कि डरती क्यों हो, देखो मैं कुछ नहीं करूंगा। अब उस समय उसके गोद में उसका छोटा सा भांजा जो था वो रोए जा रहा था और उस समय रूपाली की उम्र महज 14 साल की थी। दोस्तों, अब सोच सकते हैं कि उस लड़की पर क्या बीत रही होगी जब उसका जीजा उसके साथ अपनी शादी की पहली रात का हक वसूल करने गया था। खैर, रूपाली जो है वो समझ ही नहीं पा रही थी हालातों को कि वो अपने पहले भांजे को कैसे चुप कराए। बस उसका जो छोटा सा भांजा था वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे वो गोद में बहलाते बहलाते फंस गई थी और रूपाली की माँ सदमे से अपने कमरे में पड़ी हुई थी और बार बार उन्हें बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। रूपाली भी एक बहुत ही बड़े गम से गुजर रही थी कि उसकी दीदी जो है वो बच्चे के पैदाइश के होते ही इस दुनिया से चली गई थी। लेकिन जब वो बच्चा चुप नहीं हुआ तो फिर रूपाली खुद भी रोने लगी। अब रूपाली की आवाज सुनकर के उसके पिता उसके कमरे में गए। अब उस बच्चे के साथ उसे वो रोते देखते हैं तो फिर कहते हैं कि रूपाली क्या हुआ है, ये बच्चा इतना रो क्यों रहा है। तो रूपाली कहने लगी कि पापा ये चुप ही नहीं हो रहा है, मैं इसे कैसे चुप करवाऊं। तभी रूपाली के पापा ने उस बच्चे को गोद में लिया और ठंडी सांस लेकर के कहने लगे कि इसने भी तो आते ही अपनी माँ को खोया है, क्या कर सकते हैं। बड़ी ही मुश्किल से उसने अपनी माँ और अपने भांजे को संभाला था। आखिर 8 दिन बाद जाकर के आहिस्ता आहिस्ता रूपाली की माँ की तबीयत कुछ ठीक हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को याद करके बहुत रोती थी। लेकिन उन्होंने अपने नाती को संभालना भी शुरू कर दिया था। रूपाली की दीदी की मौत के बाद उसके जीजा एक बार भी उसके घर में नहीं गया था। उसकी दीदी और जीजा की मोहब्बत वाली शादी थी, एक दूसरे पर वो लोग जान छिड़कते थे। लेकिन रूपाली की दीदी की उम्र बहुत कम थी। पहले तो पापा और उसके मम्मी शादी के बहुत खिलाफ थे। उनका ये कहना था कि अभी जो उसकी बड़ी दीदी जिसका नाम सुहाना है उसकी उम्र बहुत कम है, तो अभी वो अपनी बेटी की शादी करवाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन सुहानी भी जिद पर अड़ गई थी और उधर जीजा ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अब यूं मजबूरी में आकर माँ पापा को उनके दोनों की शादी करवानी पड़ी थी, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं दीदी रूपाली सुहानी जो जज्बात में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। लेकिन उसके बच्चे की पैदाइश पर ही सुहानी इस दुनिया से चली गई थी। उसकी उम्र इतनी ही लिखी थी। अब 1 महीने का वक्त गुजर चुका था। अब रूपाली को उस बच्चे की गोद की आदत लग गई थी। जब उसका जीजा उसके घर पर आया तो फिर उसकी दाढ़ी उस वक्त बड़ी हुई थी, आंखें बिल्कुल ही लाल थी। बस थोड़ी ही देर उसने अपने बच्चे को गोद में लिया, उससे प्यार किया, पुचकारा था। तभी रूपाली की माँ कहती है कि रूपाली अभी बहुत छोटी है और बहुत ही मुश्किल से ये बिट्टू को संभालती है और मैं तो वैसे ही बीमार रहती हूँ। जब से सुहाना इस दुनिया से गई है मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर से आधी जान ही किसी ने निकाल ली हो। तभी उसका जीजा कहने लगा कि आंटी भगवान की मर्जी यही है तो इसमें क्या कर सकते हैं। आप तो फिर भी एक दूसरे से कह करके एक दूसरे का दिल हल्का कर सकते हैं, एक दूसरे को हौसला दे सकते हैं। कभी आप मेरे बारे में सोचते हैं, खाली घर में मुझे सुहाना की आवाजें सुनाई देती है। मैं किस दिल से वहां पर अकेला रहता हूँ ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अब उसके जीजा का गम अपनी जगह बहुत बड़ा था। तभी उसकी माँ ने बहुत ही आहें भरी ठंडी सी कहने लगी कि अभी तो छुट्टियां हैं, लेकिन छुट्टियों के बाद तो रूपाली की 10वीं की क्लास शुरू हो जाएगी। तो बेटा मैं छोटे बच्चों की संभालने की हालात में मेरी उम्र नहीं है। जाने वाली तो अब इस दुनिया से जा चुकी है, तो अब भी तुम्हें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ लेनी चाहिए और दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अब ये सुनना था कि रूपाली के जीजा के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगा कि आंटी ये आप मुझसे कैसी बातें कह रही हैं। सुहाना की जगह मैं कभी किसी को दे ही नहीं सकता हूँ और कभी ना दूंगा। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैंने उससे कितनी मोहब्बत की थी। उसके नाम पर अपनी जिंदगी बरसों गुजार सकता हूँ। मेरा बच्चा अगर बस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं उसे अपने साथ लेकर के चला जाऊंगा। तभी रूपाली की मम्मी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सुहाना जैसी मोहब्बत किसी से नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे को तो माँ की जरूरत है। लेकिन तभी वो कहने लगा कि क्यों, क्या मौसी बच्चे को नहीं पाल सकती है? रूपाली तो अभी छोटी है, सिर्फ 14 ही साल की है। आपको कौन सा भी इसकी शादी करवानी है? जब तक वो 20-22 साल की होगी तब तक मेरा बेटा भी 5-6 साल का हो जाएगा और फिर मैं इसे आकर के ले जाऊंगा। लेकिन तभी रूपाली की माँ कहने लगती है कि बेटा अब तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर तुम्हारा बेटा रूपाली का आदी हो गया तो फिर ये किसी दूसरी औरत के साथ रह नहीं पाएगा। अब जाहिर सी बात है कि आज नहीं तो कल तो तुम्हें दूसरी शादी करनी ही होगी। अब ये जिंदगी यूं अकेले तो नहीं बीतेगी। तभी जो ये विजय था कहता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, ना अभी और ना ही फिर कभी।
तभी रूपाली की माँ कहती है कि फिलहाल तुम्हारे दिल में सुहाना का गम ताजा है, लेकिन मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि वक्त के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और कुछ महीने के बाद ही तुम शादी कर लेना, ताकि तुम्हारे भी बच्चों को उस लड़के की आदत हो जाए, उस लड़की की आदत हो जाए जो तुम्हारी बीवी हो, वरना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी तो बिट्टू छोटा है, जिसकी भी गोद में डालोगे ये उसी की गोद की उसे आदत लग जाएगी, लेकिन अगर ये बड़ा हो गया तो फिर उसे नई औरत को कबूल करने में बहुत दिक्कत होगी। अब रूपाली की बात सुनकर के उसके दामाद को बुरा लगा, रूपाली की माँ की बात सुनकर, और फिर वो फौरन उठकर चला गया और फिर 4 महीने के बाद आया था। अब बिट्टू 5 महीने का हो गया था और वो अब रूपाली के बगैर रहता ही नहीं था। अब ये बात रूपाली के लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। स्कूल से आती तो वो रोता रहता और उसकी माँ उसे बहलाते फुसलाते थक जाती थी, लेकिन वो चुप नहीं होता था और रूपाली आते ही उसे गोद में लेती, तब जाकर के उसका रोना बंद होता था और वो रूपाली के ही साथ सोता था, उसके ही हाथ से भी कुछ दूध वगैरह भी लेता था। वो उसे अपनी माँ समझता था और रूपाली भी उसके लिए ऐसे ही जज्बात रखने लगी थी। रूपाली को ऐसा लगता था जैसे कि वो उसका ही बच्चा है। रूपाली की माँ बार बार अपने दामाद से कहती कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, तुम्हारे बच्चे का मामला है, लेकिन पता नहीं उसका जीजा क्या सोचे बैठा था। माँ के बार बार बुलाने पर वो 4 महीने बाद बच्चे से मिलने आया था और 1 घंटा बैठा भी था और वो रूपाली की माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता और फिर उठकर चला जाता। हर महीने वो कुछ पैसे जो है वो उसके पापा की दुकान पर देकर जाता, कहता कि बिट्टू के खर्चे के है, और वो यही कहता था कि मैं अपने बच्चे को बोझ किसी पर नहीं डालना चाहता था। दिन यूं ही गुजरने लगे और रूपाली अब 17 साल की हो चुकी थी और अब बिट्टू भी 3 साल का हो चुका था। अब तो वो और भी रूपाली के बगैर नहीं रहता था, वो रूपाली को ही मम्मा मम्मा कहता था। और उन्हीं दिनों रूपाली के घर पर रिश्ता आया था जो कि बहुत अच्छे घराने से थे। तभी उसकी माँ ने उसके जीजा को बुलाया, कहने लगे कि रूपाली के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और हम चाहते हैं कि हम इसकी शादी करा दे। अब ये सुनकर उसका जीजा कहने लगा कि फिर मेरे बच्चे का क्या होगा? क्या बिट्टू आपकी औलाद नहीं है? क्या आपकी बेटी की आखिरी निशानी नहीं है? अपनी बेटी के खातिर कम से कम मेरे बच्चे के साथ इतना बुरा ना करे, इससे इसकी माँ मत छीनिए। बिट्टू जो है वो अब रूपाली को ही अपनी माँ समझता है और अभी कौन सा आपकी बेटी की उम्र गुजरी जा रही है जो आप लोग शादी के लिए सोच रहे हैं। 2-3 साल और रुक जाइए, तब तक बिट्टू भी बड़ा हो जाएगा और फिर वो बात को समझने भी लगा। आप देखना कि मैं खुद ही रूपाली की शादी बहुत ही अच्छे घर में करवा दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को इस काबिल होने दीजिए कि ताकि मैं उसके साथ रह सकूं और वो मेरी बातों को समझे। तभी रूपाली की माँ कहती है कि दामाद जी आप समझते क्यों नहीं है? वो अभी रूपाली की जान नहीं छोड़ता है, उसे वो अपनी माँ समझता है और अगर कुछ और बड़ा हो जाएगा तो फिर वो उसके बगैर रहेगा ही नहीं और वक्त का भी कुछ पता नहीं है। मैं भी बीमार रहती हूँ और गौरी के पापा भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। हम अपने बच्चे की शादी जल्द से जल्द करवा देना चाहते हैं, तुम अपने बारे में सोचो। तभी उसका दामाद कहने लगा कि ठीक है, अगर आपको इतनी ही जल्दी है तो फिर रूपाली की शादी आप मुझसे करवा दीजिए। अब जीजा ने ये बात अचानक से उसकी माँ से कही थी। अब इस बात की उसकी माँ को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका दामाद उसे ऐसा कुछ कह सकता था। अब ये सुनना था कि उसकी माँ ने उसे बहुत हैरत से देखा। कहने लगे कि तुम रूपाली से बहुत बड़े हो, पूरे उससे 10 साल बड़े हो। तभी उसके जीजा ने कहा तो फिर क्या हुआ? बिट्टू जो है वो रूपाली को अपनी माँ समझता है और अब इसके बगैर वो रह भी नहीं सकता है और मैं किसी दूसरी औरत को ले आऊंगा तो पता नहीं वो मेरे बच्चे के साथ कैसा सलूक करेगी। हो सकता है कि वो इसके साथ वो माँ वाला प्यार इसे ना दे, मेरे सामने भले प्यार दे दे लेकिन मेरे पीछे वो मेरे बच्चे पर जुल्म करती रहे। रूपाली इसकी मौसी है, इसके साथ वो अच्छा सलूक रखेगी, बिल्कुल माँ के जैसा प्यार भी देगी जैसे कि अभी दे रही है। विजय कहता है कि मुझे शादी की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे के लिए मुझे माँ चाहिए, जो कि रूपाली से बढ़ करके और कोई हो नहीं सकता है। तभी रूपाली की माँ कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ससुर से बात करके देखती हूँ। देखो रूपाली, अब मेरी एक ही बेटी बची है और अगर तुम उसे अपनाना चाहोगे तो पूरे दिल से अपनाना, सिर्फ बिट्टू की माँ की हैसियत से नहीं बल्कि अपनी पत्नी की तरह अपनाना, ताकि मुझे भी शादी के बाद अपनी बेटी के लिए फिक्र ना रहे। अब ये बात सुन करके उसके दामाद के माथे पर बल पड़ गए। कहने लगा कि आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब उसका जो जीजा था वो बहुत ही अच्छे घराने से था, पैसे वाला था, दिखने में भी खूबसूरत नौजवान था और उसकी उम्र भी 29 साल थी और कोई भी लड़की उसको देख करके अपना दिल उस पर हार जाती। लेकिन रूपाली के दिल में उसके जीजा के लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं थे और होते भी कैसे, जीजा को उसने हमेशा ही अपने भाई की नजर से देखा था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जब ये बात उसके पिता को, रूपाली के पिता को पता चली तो फिर कुछ सोच समझ करके उन्होंने भी शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वो उम्र में काफी बड़ा तो रूपाली से था लेकिन उसके अलावा उसमें और कोई कमी नहीं थी। और सबसे बड़ी दिक्कत तो बिट्टू के लिए थी। बिट्टू जो था वो अभी बहुत छोटा था और उसे एक माँ की सख्त जरूरत थी और नई आई औरत का क्या भरोसा वो उसे सगी माँ की मोहब्बत देती या ना देती। और यही सोच करके रूपाली के पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी थी और ऊपर से उसके घर में किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी।
इधर बिट्टू भी अब रूपाली का बहुत आदी हो चुका था। रूपाली की माँ ने जब उसे रजामंदी पूछी तो रूपाली ने भी कोई ऐतराज नहीं जताया था। उसके जीजा में ऐसी कोई कमी नहीं थी जिस बात पर रूपाली ऐतराज करती, बल्कि रूपाली के लिए ये खुशी की बात थी कि अब वो बिट्टू की देखभाल बहुत अच्छे से कर सकेगी, क्योंकि बिट्टू से उसे बहुत ज्यादा लगाव भी हो गया था। खैर, बहुत ही सादगी के साथ रूपाली और उसके जीजा आकाश की शादी करवा दी गई। और जब विदा होकर के रूपाली आकाश के घर गई तो फिर उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि रूपाली ने आकाश के बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। बस यही था कि वो उसका जीजा था। और फिलहाल तो रूपाली का दिल बिल्कुल ही खाली था। इसमें अभी कोई भी जज्बात, कोई भी भावना नहीं थी। रूपाली को लगा कि शायद वो उसके साथ वैसा ही सलूक करेगा जैसा कि एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। घर में आते ही रूपाली को आकाश ने एक अलग कमरा दिखाया और कहने लगा कि यहाँ पर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम बिट्टू के साथ यहाँ पर बहुत ही सुकून के साथ जिंदगी गुजार सकती हो। रूपाली ने हैरत से आकाश की ओर देखा था। तभी आकाश उसके पास जाकर कहने लगा कि मेरे दिल में कल भी सुहाना थी और आज भी सुहाना ही है और हमेशा मेरे दिल में सुहाना ही रहेगी। तुम मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे की माँ बनकर आई हो, मेरी बीवी बनने की भी कोशिश कभी मत करना। अब ये कहकर आकाश उसके कमरे से जा चुका था और रूपाली चुपचाप से हैरान रह गई थी। उसको आंखें से वो घूरे जा रही थी। रूपाली का कमरा बिल्कुल खाली हो चुका था और बिट्टू जो था वो उसकी उंगली पकड़े उसे मम्मा मम्मा कह रहा था। रूपाली ने अपने बहते हुए आंसू को साफ किए और फिर बिट्टू को बेड पर लेटा करके सुलाने लगे और अपने कपड़े बदलते हुए रूपाली को बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। भले ही ये शादी जैसे भी हालात में की गई थी, लेकिन रूपाली के लिए ये एक नया एहसास था। रूपाली जो है वो आकाश को दिल से कबूल कर चुकी थी और उसके साथ वो मियाँ बीवी का रिश्ता भी रखना चाहती थी, लेकिन आकाश ने उसके मुंह पर ही उसकी बेइज्जती करके उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। रूपाली का दिल दुखाया था आकाश ने। रूपाली ने ये सोचा कि इससे तो अच्छा था कि काश उसकी माँ उसकी शादी किसी और से करवा देती, कम से कम वो तो उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करता। ये आदमी तो पत्थर दिल है, कितने ही आराम से इसने मुझे सब कुछ बता करके चला गया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। मुझे अपनी बहन से नफरत नहीं थी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहती हूँ और हर लड़की यही चाहती है कि जो उसका जीवन साथी हो वो सिर्फ और सिर्फ उससे मोहब्बत करे। पहले जब वो सुहाना उसकी बहन से मोहब्बत करता था तो रूपाली को इस बात की बहुत खुशी थी कि उसकी बहन कितनी खुशकिस्मत है कि उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला था। लेकिन अब यही बात रूपाली को चुभने लगी थी। वो उसके ही सामने दीदी के प्यार के बारे में गुणगान कर रहा था। अब उसकी दीदी उस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन अब रूपाली उसकी जिंदगी में आ चुकी थी और अब आकाश का ये फर्ज बनता था कि वो उसे उसके हिस्से की खुशियां देता, वो उसके हिस्से का प्यार देता। लेकिन आकाश ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। सुबह जब रूपाली अगले दिन उठी तो बिल्कुल चुपचाप थी और उसने नाश्ता बनाकर टेबल पर रख दिया था। आकाश ने चुपचाप से नाश्ता किया। उसने एक नजर उठा करके भी रूपाली की तरफ नहीं देखा था और रूपाली जो थी वो उस पत्थर दिल आदमी को देख करके अपने दिल ही दिल में आंसू बहाती रहती थी। खूबसूरती में रूपाली अपनी बहन से कई अधिक थी। उसकी दीदी भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन रूपाली फिर भी उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन आकाश ने रूपाली की तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखा था। उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ सुहानी बसी हुई थी और वो ये चला गया घर से नाश्ता करके। और अब हर दिन ऐसे ही गुजरने लगा था। पूरा दिन या तो रूपाली घर के काम करती या फिर बिट्टू में लगी रहती थी, लेकिन रात को न चाहते हुए भी रूपाली की आंखों से आंसू बहने लगते थे। उसका पति जो था वो उसे देखना भी पसंद नहीं करता था, उसके पास आना तो दूर की बात थी। हाँ, वो रूपाली की जरूरत का हर सामान घर पर लाकर रख देता था। खाने पीने पहनने ओढ़ने की उसने कोई कमी नहीं दी थी, लेकिन एक औरत के लिए यही सब कुछ काफी नहीं होता। उसे पति की भी मोहब्बत की जरूरत पड़ती है, जो कि रूपाली को नहीं मिल रही थी। हर लड़की के अंदर ये ख्वाहिश होती है कि वो उसका पति उसे प्यार दे, उसे तारीफ करे। एक बार यूं ही तैयार होने का रूपाली का दिल चाहा था तो उसने एक खूबसूरत सी साड़ी पहन ली थी। रूपाली ने मेकअप किया था और अपने बाल भी खुले छुए थे। इत्तेफाक ऐसा था कि उसी वक्त उसका पति आकाश घर आ गया और उसे देख करके आकाश के माथे पर बल पड़ गए थे और वो गुस्से से उसे देखने लगा और फिर रूपाली से कहने लगा कि ये तुमने क्या पहन रखा है? इस तरह तैयार होकर के तुम मेरा दिल लुभाना चाहती हो? तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्या मैं कमजोर किरदार का मालिक हूँ? तुम मेरे सामने सच संवर कर आओगी और मैं अपने होश खो बैठूंगा, तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए, ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए? आकाश की बात सुनकर के रूपाली का एकदम से उसे अपने बहुत ज्यादा हीन भावना आई। उसे अपनी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई थी। रूपाली की आंखों से आंसू बहने लगे थे। रूपाली तो बस आज यूं ही तैयार हुई थी। उसे ये नहीं पता था कि आज उसका पति ऑफिस से जल्दी घर आ जाएगा और इस तरह से उसे जलील कर देगा।
रूपाली कमरे में जा करके कपड़े बदल करके फूट फूट कर रोने लगी थी और बिट्टू भी उस वक्त उसके ही पास मौजूद था और उसे रोता हुआ देखकर उसके पास गया और उसके आंखों से आंसू पोंछने लगा। बिट्टू कहने लगा कि मम्मा क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हैं? पापा ने आपको डांटा है क्या? मैं तो आपका प्यारा बेटा हूँ ना, छोड़िए पापा को, मैं आपके पास हूँ ना, मैं आपको अभी प्यार करता हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब जिस तरीके से वो बिट्टू को बहलाया करती थी, बिट्टू भी अपनी माँ को बहला रहा था। उसने उसके माथे को चूमा तो फिर रूपाली ने अपने आंसू साफ किए और रोते हुए अपना सारा मेकअप भी रूपाली ने बिगाड़ दिया था। उसकी लिपस्टिक जो थी वो पूरे मुंह पर फैल चुकी थी और काजल भी गालों तक आ चुका था। रूपाली के दिल में उस वक्त बिट्टू के लिए जरा सा भी कोई एहसास नहीं था, बल्कि उसे बिट्टू पर गुस्सा आ रहा था कि न जाने क्यों रूपाली को एकदम से ये महसूस होने लगा कि जैसे अगर मेरी जिंदगी में बिट्टू नहीं होता तो शायद आज मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हुआ होता। बिट्टू के ही वजह से रूपाली की शादी जो थी वो आकाश के साथ हुई थी, जो कि रूपाली बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। बिट्टू ने जब रूपाली का ऐसा हुलिया देखा तो फिर अपने छोटे छोटे हाथों से उसका चेहरा साफ करने लगा। कहने लगा कि मम्मा आप तो प्यारी सी भूतनी बन गई हैं, मैं अभी आपका चेहरा साफ कर देता हूँ, वरना पापा जो है वो डर जाएंगे और फिर आपसे आकर के लड़ने लगेंगे। उसकी बात सुनकर के रूपाली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो एक मासूम सा बच्चा था, लेकिन उस दिन के बाद से दोबारा रूपाली कभी भी तैयार नहीं हुई थी। रूपाली जो थी वो बहुत ही शरारती टाइप की लड़की हुआ करती थी। बहुत उसका दिल चाहता था कि बोलूं, हंसूं, खेलूं, तैयार हूं, मेकअप करूं और खूब रंग बिरंगे कपड़े पहने। लेकिन उस दिन के बाद से दोबारा सिर्फ एक बार ही उसका दिल एक बार भी ये सब कुछ करने को नहीं चाहा। अब रूपाली की उम्र 20 साल हो चुकी थी और उसकी शादी की सालगिरह थी और पता नहीं उस दिन रूपाली के दिल में ऐसा क्या आया कि उसने अपनी पसंद का लाल रंग का एक फ्रॉक पहना था, बाल भी खुले छोड़े थे। अब ये उस दिन का समय था और अब आकाश के आने का टाइम भी नहीं था। हल्का फुल्का रूपाली ने मेकअप भी अपने चेहरे पर कर लिया था। बिट्टू जो था वो उसके ही पास मौजूद था। अब तो उसके स्कूल जाने की भी उम्र हो चुकी थी। कभी कभी जब रूपाली बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती थी तो फिर उसके दिल में बिट्टू के लिए गुस्सा आने लगता था, लेकिन फिर अगले ही पल वो अपने इस एहसास को झटक दिया करती थी कि ये तो मेरा भांजा है, ये मुझे मम्मा मम्मा कहता है और उसे वो बिल्कुल औलाद की तरह मोहब्बत करने लगती थी। उसके बाप की सजा वो बिट्टू को क्यों दे। और उस दिन रूपाली तैयार होकर के बैठी थी जब बिट्टू ने मोबाइल में उसकी तस्वीर बना करके आकाश के नंबर पर भेज दिया था और इन सब बातों से रूपाली बिल्कुल अनजान थी। और बहुत टाइम के बाद उसका शाही पनीर खाने का दिल कर रहा था तो रूपाली उठकर किचन में चली गई और शाही पनीर बनाने लगी। माँ बेटे दोनों बैठ करके अभी खाना ही खा रहे थे कि तभी गुस्से से जो आकाश होता है वो घर में दाखिल होता है। अब रूपाली को इतना तैयार देख करके वो अगले ही पल अपना मोबाइल उसके सामने पटक देता है। कहता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं वहाँ मीटिंग में बिजी था और तुम मुझे बार बार अपनी तस्वीरें भेज रही थी। मैंने तुम्हें कितनी बार ये चीज समझा दिया है कि मेरे सामने इस तरह की हरकतें मत किया करो। तुम्हारी मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे की माँ बनकर के इस घर में आई हो। अब ये सुनकर के रूपाली एकदम शॉक्ड होकर उसका चेहरा देखती रही, क्योंकि रूपाली को कुछ पता ही नहीं था। अगले ही पल उसने उसका मुंह दबा करके जोर से झटक दिया था। रूपाली के हाथे से वो काफी सारी चूड़ियां जो कि उसने बहुत ही दिल से अपने ड्रेस के साथ मैच करके वो कांच की चूड़ियां पहनी थी, अगले ही पल आकाश ने उसका हाथ टेबल पर मार दिया। जोर से हाथ टेबल पर लगने से चूड़ियां जो थी वो टूटकर इधर उधर बिखर गई थी। बिट्टू जो था वो डर कर पीछे छुप गया था और कांच जो था वो उसकी कलाइयों में भी छुप चुका था रूपाली के। और बस रूपाली जो है वो सिसकी भर कर रह गई थी। उसे ये पता ही नहीं था कि कौन सी तस्वीर आकाश के नंबर पर भेजी गई थी। वो तो बिट्टू था जो कि अपनी नादानी में रूपाली की तस्वीर खींच करके अपने पापा के नंबर पर सेंड कर दी थी। आकाश के गुस्से का निशाना रूपाली बन गई थी। शायद तैयार होना, मनमर्जी के कपड़े पहनना और अपने पसंद का खाना खाना, ये सब कुछ रूपाली के लिए उस दिन हराम हो चुका था। रूपाली अपने कमरे में बंद होकर के कितनी ही देर तक अपने जज्बात और अपने अरमानों का गला घोट करके रोती रही। रूपाली की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उस रात एक पल के लिए भी रूपाली की आंखें बंद नहीं हुई थी। बिट्टू दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन फिर भी रूपाली ने दरवाजा नहीं खोला। वो फिर अपने बाप के पास जाकर सो गया था। अगली सुबह जब रूपाली अपने कमरे से बाहर निकली तो फिर रूपाली का रवैया बिल्कुल बदल चुका था। आकाश उसे पलट कर देख रहा था। उसे लगा कि शायद रूपाली कुछ बोलेगी या फिर कुछ करेगी और वो फिर बिट्टू के साथ हो सकती है कि बुरा सलूक करे ताकि उसे डांटने का फिर से रूपाली को मौका मिल जाए। लेकिन रूपाली भी एकदम से चुप थी। दिमाग में सिर्फ उसके एक ही बात थी कि वो सिर्फ और सिर्फ इस घर में बिट्टू की माँ है और वहां पर उसका कोई दूसरा काम नहीं है और वहां उसका काम सिर्फ बिट्टू का ख्याल रखना और फिर अपने पति की जरूरतों को पूरा करना था। रूपाली ने अपना मन वैसे भी कब का मार लिया था। सारी मोहब्बत, सारे जज्बात, सारे ख्वाब जो कि उसकी उम्र की लड़कियां देखती थी, रूपाली ने वो देखने छोड़ दिए थे।
बड़े ही प्यार से उसने बिट्टू को नाश्ता करवाया और फिर उसके बाद वो स्कूल छोड़ा और घर के सारे कामकाज के रूपाली के जितने भी नए सूट थे, जो भी महंगे कपड़े उसकी माँ ने उसे लेकर दिए थे, वो सबको रूपाली आग लगा देती थी। अब रूपाली ने खुद पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। कितने कितने दिनों तक अब रूपाली कंघी तक नहीं करती थी। खैर, अब वो बिट्टू के साथ साथ आकाश की भी हर जिम्मेदारी निभा रही थी। रूपाली ने आकाश से बोलना ही छोड़ दिया था। अगर कभी कुछ चीज की जरूरत होती तो बोलती, वरना फिर वो अपने कामों में ही लगी रहती थी। रूपाली को ये चुपचाप कामों में लगा देख करके अब शायद आकाश को भी ये एहसास होने लगा था। कभी कभी वो रूपाली से बात करने की भी कोशिश करता, लेकिन रूपाली बस हाँ में जवाब दे देती थी और फिर आकाश की हिम्मत ही नहीं होती थी रूपाली से बात करने की। लेकिन अब रूपाली को इन सब बातों से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता था। अब उसके जज्बात जो थे वो कब के खत्म हो चुके थे। अब बिट्टू भी स्कूल जाने लगा था और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। अब तो जो भी टाइम बचता वो उसकी पढ़ाई में ही बिजी रहती थी। ना तो अब रूपाली को खूबसूरती को बनाए रखने का शौक था और ना ही अब उसे सजने संवरने का या फिर चूड़ियां पहनने का, ये सब कुछ वो भूल चुकी थी। अब कोई भी फंक्शन हो या फिर कोई भी त्योहार हो, रूपाली ने कभी भी सजना संवरना नहीं किया। इस बार जब त्योहार आई तो शायद आकाश ये चीज नोट कर चुका था और जब वो बिट्टू को मॉल लेकर के गया तो फिर वो रूपाली से भी कहने लगा कि चलो, लेकिन रूपाली ने काम का बहाना बना करके मना कर दिया। जब आकाश बिट्टू के साथ वापस आया तो बहुत ही ज्यादा खुश था और रूपाली के पास गया और फिर एक खाकी कागज उसके तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ। और ये कहते हुए वो कुछ हिचक सा जा रहा था। चेहरे पर शर्मिंदगी भी दिखाई दे रही थी। रूपाली बिल्कुल हैरान थी कि इतने सालों में वो उसके लिए आज क्या लेकर के आ गया था। रूपाली ने बहुत ही अजीब तरह से उसे देखा और फिर बगैर किसी कुछ बोले और फिर उस चीज को उसने खोल के देखा तो उसमें कांच की लाल रंग की चूड़ियां थी, जो कि कभी रूपाली की पसंदीदा हुआ करती थी। रूपाली ने एक सरसरी सी नजर चूड़ियों पर डाली और फिर वो कहने लगी आकाश से कि ये आप किस लिए लाए हैं। तो आकाश जो है वो उसे हैरत से देखने लगा। बोला है कि मतलब अपने बेटे की माँ के लिए लाए हूँ, तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ। तुम्हें लाल रंग की चूड़ियां बहुत पसंद है ना, मुझे पता है, इसीलिए लाया हूँ, पहन लो। अब रूपाली जितना हैरान होती उतना ही कम था। नजर उठाकर जो वो उसकी तरफ देखती है, एक पल के लिए उसे उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश महसूस हुई थी। कुछ ऐसा जरूर था जिसने रूपाली को नजरें चुराने पर मजबूर कर दिया था। शायद उसे इतने सालों में इस बात का एहसास हो चुका था कि रूपाली उसकी बीबी है और उसकी पहली बीबी इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक दूसरी भी औरत थी और यही वजह थी कि उसके घर में जो ये पति पत्नी थे वो जायज रिश्ते में होने के बावजूद भी एक दूसरे से दूर थे, क्योंकि वो रूपाली की दीदी को अभी तक भूला ही नहीं था। लेकिन अब शायद उसके दिल में रूपाली के लिए मोहब्बत जागने लगी थी। रूपाली ने चूड़ियां लेकर वहीं सेल्फ पर रख दी और कहा कि अभी मैं काम कर रही हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए इतना किया। और इतना कहने के बाद रूपाली वहां से जा चुकी थी। लेकिन रूपाली को अब इन सारी चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। त्योहार थी तो सभी लोग तैयार हो रहे थे और रूपाली घर के कामों में ही लगी रही। रूपाली के माँ बाप भी उसके घर पर आए थे और बाकी खानदान से भी लोग जो है वो उसके यहाँ मिठाई देने के लिए आए थे। सभी लोग रूपाली से यही कह रहे थे कि तुम्हारी उम्र की जो लड़कियां हैं वो तो दो बच्चों की माँ भी बन गई हैं और आज भी वो पूरी तरह से टिप टॉप तैयार रहती है, हाथों में चूड़ियां पहनती है, खूब सारा मेकअप भी करती है और अपने आप को खूब सजा संवर कर रखती है। लेकिन तुम तो बिल्कुल ही एक उजड़ी हुई हालत में रहती हो। आकाश ने तभी रूपाली पर ध्यान दिया और फिर उसके पास गया और फिर उसे कहने लगा कि तुम ये सब कुछ, ये सारा काम अकेले क्यों कर रही हो? देखो सभी लोग जाकर के तैयार हो गए, बस एक तुम ही हो जो कि घर के कामों में अभी तक घनचक्कर बनी हुई हो। तुम भी जाओ और ये काम छोड़ो और जाकर के तैयार हो जाओ। आज आकाश ने रूपाली को मुस्कुरा कर देखा था। कहने लगा कि तैयार हो जाओ और फिर मुझे, अब रूपाली को जितनी हैरत थी उतनी कम थी, क्योंकि अब वो उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था। रूपाली ने कहा कि आपको याद आ गया है, इतने सालों में तो ना जाने कब से इसी हाल में मैं चलती आ रही हूँ, जीती आ रही हूँ। साल में न जाने कितने सारे त्योहार आए, लेकिन मैंने तो कभी नए कपड़े पहने ही नहीं। इससे पहले तो आपने कभी इस चीज के लिए ध्यान नहीं दिया, तो फिर आज आपको ये चीज का क्यों एहसास हो रहा है? अब रूपाली के सवाल पर वो लाजवाब हो चुका था। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर रूपाली से कहा कि मेहंदी तुमने क्यों नहीं लगवाई है, और ना ही तुमने नए कपड़े पहने हैं, और ना ही तुमने कोई ज्वेलरी पहनी है। तुम्हारे पास तो सोने की बहुत सारी ज्वेलरी भी पड़ी हुई है, सुहाने के हिस्से भी सारी ज्वेलरी तुम्हारे पास होगी। तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है।
अब जो रूपाली थी वो बस झूठ का मुस्कुरा रही थी ये बात सुन करके। अब आकाश को कहीं ना कहीं उसकी गलती का तो एहसास हो गया था और उस वक्त बिट्टू भी सो चुका था। तो फिर उसी रात जब बिट्टू उसका बेटा सो जाता है तो फिर यूं ही रूपाली जो थी वो कमरे में गुम बैठी हुई थी और तभी आकाश कमरे में जाता है और उसको देख करके रूपाली थोड़ा हैरान भी हुई थी, क्योंकि रात के वक्त पहली बार ऐसा था जब आकाश जो है वो रूपाली के कमरे में गया था और वो रूपाली के सामने बैठकर उसका हाथ पकड़ करके वो उससे बात करने लगा, लेकिन रूपाली ने उससे अपने हाथ छोड़ा लिए। तभी आकाश कहने लगा कि देखो रूपाली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया है। मुझे पता है कि सुहाना की मोहब्बत में मैं बिल्कुल ही अंधा हो चुका था, पागल हो चुका था, लेकिन ये बात तुम भी जानती हो कि सुहाना मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए जान रखते थे। अब उसका इस तरह से अचानक चले जाना मेरे दिल और दिमाग पर काफी गहरा असर छोड़ गया था। मैं तो बिल्कुल भी उसके लिए दीवाना सा हो गया था, पागल सा हो गया था, और जिसके खातिर मैंने तुम्हारा हक भुला दिया था। लेकिन वक्त के साथ साथ अब मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत काम किया था। तुमने मेरे बेटे को अपने औलाद की तरह पाला है। मेरे बेटे के लिए तुमने अपनी सारी खुशियां तक कुर्बान कर दी। छोटी सी ही उम्र में तुमने इसे माँ का प्यार दिया और जब तुम यहाँ पर आई तो जाहिर सी बात है कि मैं तुम्हारा पति था। तुम मुझे पति जैसा तो नहीं, लेकिन एक जो दोस्त के जैसा जरूर तुम मुझसे उम्मीद रखती थी। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने तुम्हारे साथ बहुत सख्ती की थी। मेरे कलाई पर अभी भी, यानी कि रूपाली के कलाई पर अभी भी उन टूटी हुई चूड़ियों के निशान थे और वो निशाने को देखता है और फिर आकाश उसके चेहरे को देखकर कहता है कि अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं अपनी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और अब मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और अब तुम्हारे साथ मैं एक जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। आकाश के आंखों में कुछ अलग ही कशिश थी। उसने अपने साथ लाई हुई लाल रंग की चूड़ियां रूपाली के हाथ में पहनाए और फिर धीरे धीरे वो रूपाली के करीब गया। अब रूपाली उसकी बातों का मतलब समझ चुकी थी, लेकिन अब रूपाली के जज्बात बिल्कुल खत्म हो चुके थे और रूपाली वहां से उठ करके खड़ी हो गई। अब ये सब अरमान तो उसके दिल में कब के ही खत्म हो चुके थे और फिर रूपाली ने उसे पलट कर देखा और कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ बिट्टू की माँ हूँ और इससे ज्यादा मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। मेरे अंदर भी जज्बात थे। कभी मैं भी ये दुआ करती थी कि आप मेरे पति बनकर के रहे, मेरे साथ रहे, मुझे मेरे हिस्से का हक दे, मुझे मेरे हिस्से का प्यार दे। मैं भी आपके बाहों में जाने के लिए तड़प रही थी, लेकिन अब मेरे ये सारे अरमान जो है वो मर चुके हैं, मेरे सारे जज्बात मर चुके हैं और अब मेरे साथ प्यार से बात करने, आप मेरे साथ प्यार से बात करने की बात ही दूर है, बल्कि आज तक आपने मुझे नजर उठाकर नहीं देखा। मेरा दिल कितना जलता था कि आप भी मुझसे बात करें, मेरी तारीफ करें, मेरे लिए तोहफे लेकर के आए और जब मैं तैयार हूं तो आप मेरी तारीफ करें, मुझे बाहर घुमाने के लिए ले जाएं, मेरा ख्याल रखें, मेरे हर मुश्किल वक्त में आप मेरे साथ खड़े रहे। मेरा भी ये सपना था, लेकिन आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। हर बार आपने बस मुझे जलील किया और मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं दूसरी पत्नी हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं बिट्टू की माँ बनकर इस घर में आई हूँ। अब जब सब जज्बात राख हो चुके हैं तो फिर आप अब मुझे सुहाने ख्वाब क्यों दिखा रहे हैं? आप मुझे ये समझाना चाहते हैं कि अब मैं आपके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करूं। तो देखिए, अगर आपके अंदर जज्बात अब जाग रहे हैं तो फिर आप अगर अपने जज्बात को ठंडा करना चाहते हैं तो फिर बेहतर यही है कि आप बाहर जाएं और दूसरी औरत से शादी कर लें जो कि आपकी जरूरत को पूरा कर सके। अब मैं सिर्फ और सिर्फ बिट्टू की माँ ही इस घर में बनकर रहूंगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं बनूंगी। मेरे तरफ से आपको पूरी खुली आजादी है कि आप तीसरी शादी कर सकते हैं। अब इतना कहने के बाद रूपाली जो है वो कमरे से निकल करके बालकनी में चली गई थी और कुछ देर के बाद आकाश भी उसके कमरे से जा चुका था और रूपाली वहीं बालकनी में खड़ी कितने ही देर तक अपने आंसू को बहाती रही। रूपाली चाह कर भी उसके लिए अब अपने अंदर जज्बात नहीं जगा पा रही थी और जब एक बार कोई महिला अपने दिल के दरवाजे किसी मर्द के लिए बंद कर दे तो फिर चाहे जो कुछ भी हो उसे अब कोई खोल नहीं सकता है। औरत जो है वो बार बार जलील करने के बाद अगर कोई ये समझेगा कि वो उस औरत को फिर से पहले जैसा कर देगा तो फिर ये तो उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। और ऐसे ही रही दोस्तों रूपाली और आकाश की कहानी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अब आगे चलकर रूपाली और आकाश क्या एक दूसरे के साथ हुए, क्या उन्हें एक दूसरे